बुराड़ी की घटना कोई आम मौत की खबर नहीं थी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखने के बाद पुलिस, मीडिया और समाज तीनों कुछ देर तक चुप हो गए थे। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक साधारण सा घर, बाहर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन अंदर जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। 1 जुलाई 2018 की सुबह जब पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा और अंदर झांका, तो जो नजारा सामने था वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। घर के एक कमरे में एक साथ 11 लोग फंदे से लटके हुए थे। सभी की आंखों पर पट्टी, मुंह ढका हुआ और हाथ पीछे बंधे हुए। पहली नजर में ये आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने घर को देखा, सवाल उठने लगे। कोई चीख पुकार नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, और सबसे अजीब बात, सभी लोग एक ही तरह से लटके हुए थे, एक तय पैटर्न में। घर की बुजुर्ग महिला अलग कमरे में मृत पाई गई, उसका गला दबा हुआ था। ये अलग मौत इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा रही थी। इस परिवार को लोग चुंडावत परिवार के नाम से जानते थे। वे धार्मिक थे, समाज में घुले मिले रहते थे, और किसी को कभी नहीं लगा था कि उनके घर के अंदर कुछ असामान्य चल रहा है। लेकिन पुलिस जांच में जैसे जैसे घर की तलाशी ली गई, एक डायरी सामने आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यहीं से ये केस सिर्फ मौत का मामला नहीं रहा, बल्कि दिमाग और विश्वास की एक गहरी कहानी बन गया। उन डायरियों में लिखा था कि परिवार पिछले कई सालों से एक आवाज के निर्देशों का पालन कर रहा था। ये आवाज परिवार के बड़े बेटे ललित को सुनाई देती थी, जो कहती थी कि अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो कुछ नहीं होगा। लिखा था कि यह कोई आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक अनुष्ठान है जिसके बाद सब सुरक्षित रहेंगे। यही बात इस केस को सबसे डरावना बनाती है, क्योंकि मरने से पहले भी किसी को लग रहा था कि वे मर नहीं रहे। जांच में यह भी सामने आया कि घर के अंदर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। रसोई में दूध रखा था, गैस चालू थी, जैसे कुछ देर बाद कोई वापस आने वाला हो। किसी ने सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, लेकिन डायरी में साफ निर्देश थे। कौन कहां खड़ा होगा, कितनी ऊंचाई पर फंदा होगा, कौन आंख ढकेगा और कौन नहीं। यह सब इतना सटीक था कि इसे अचानक लिया गया फैसला नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा सवाल यही था कि 11 लोग एक साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी? क्या यह किसी एक व्यक्ति का मानसिक प्रभाव था, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो कभी सामने नहीं आया? पुलिस ने इसे शेयर्ड साइकोसिस यानी सामूहिक मानसिक भ्रम बताया, लेकिन क्या यह जवाब काफी था? क्या इतने पढ़े लिखे, समझदार लोग बिना सवाल किए एक आवाज पर अपनी जान दे सकते हैं? इस केस में सबसे खामोश चीज थी विरोध की कमी। किसी ने आखिरी समय में पुलिस को कॉल नहीं किया, किसी ने मदद नहीं मांगी। सब कुछ शांति से हुआ, और यही शांति इस केस को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि जहां शोर होना चाहिए था, वहां अजीब सी स्वीकार्यता थी। ये कहानी यही रुकती नहीं है, क्योंकि इसके बाद उठते हैं कई सवाल जो आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुए। ललित भाटिया, बुराड़ी केस का वो नाम जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ललित सच में इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, या वो खुद किसी ऐसी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया का शिकार था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। बाहर से देखने पर ललित परिवार का मार्गदर्शक लगता है, लेकिन अंदर से उसकी कहानी कहीं ज्यादा जटिल और परतदार दिखाई देती है। ललित की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने पिता को खोया। परिवार के लोगों और जांच से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि पिता की मौत के बाद ललित में गहरा खालीपन आ गया था। वो पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं रहा। इसी समय उसे कारोबार में नुकसान हुआ, आर्थिक दबाव बढ़ा, और परिवार की जिम्मेदारियां अचानक उसके कंधों पर आ गई। यही वो समय था जब ललित मानसिक रूप से कमजोर हो रहा था, लेकिन बाहर से वो इसे दिखने नहीं देता था। कुछ समय बाद ललित ने यह कहना शुरू किया
कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। शुरू में परिवार ने इसे दुख से निकली कल्पना समझा, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें आदेश देने लगी। ये आदेश सामान्य नहीं थे, बल्कि पूरे परिवार के जीवन को नियंत्रित करने वाले बनते चले गए। क्या ये सच में कोई आध्यात्मिक अनुभव था, या फिर एक मानसिक स्थिति जिसमें इंसान खुद की सोच को किसी और आवाज के रूप में सुनने लगता है? मनोवैज्ञानिक इसे डिसोसिएटिव फेनोमेनन से जोड़कर देखते हैं। ललित ने जो डायरी लिखी, वही इस केस का सबसे अहम हिस्सा बन गई। इन डायरियों में सब कुछ लिखा था। कब उठना है, कैसे पूजा करनी है, किस तरह बोलना है, यहां तक कि कैसे मरना है। पहली नजर में यह लगता है कि ललित सब कुछ प्लान कर रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो भाषा ऐसी है जैसे कोई उसे निर्देश दे रहा हो। कई जगह बड़ा पापा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो उसके पिता के लिए था। यानी लिखने वाला खुद को आदेश देने वाला नहीं, बल्कि आदेश मानने वाला मान रहा था। अब सवाल उठता है, अगर ललित खुद माध्यम था, तो परिवार ने उसे इतना अधिकार क्यों दे दिया? इसका जवाब धीरे धीरे बनी निर्भरता में छुपा है। परिवार के लिए ललित वो इंसान बन चुका था जो हर समस्या का हल जानता था। व्यापार, बीमारी, शादी, पैसा, हर चीज में वही आखिरी शब्द होता था। जब इंसान बार बार किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होता है, तो धीरे धीरे अपना विवेक उसे सौंप देता है। यही बुराड़ी परिवार के साथ हुआ। पर क्या इसका मतलब यह है कि ललित निर्दोष था? नहीं, भले ही वो मानसिक रूप से प्रभावित था, लेकिन उसने परिवार को सवाल करने से रोका। उसने डर और आस्था का ऐसा मिश्रण बनाया कि किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। डायरी में लिखी बातें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, बल्कि सख्त अनुशासन और नियंत्रण से भरी थी। ये नियंत्रण ही उसे मास्टरमाइंड जैसा दिखाता है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ललित फोलिए आ ड्यू यानी शेयर्ड साइकोसिस का केंद्र था। इसमें एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति धीरे धीरे आसपास के लोगों में फैल जाती है। परिवार के बाकी सदस्य उसकी बातों पर इसलिए विश्वास करते गए क्योंकि वो पहले से ही भावनात्मक रूप से उससे जुड़े थे और सामाजिक रूप से अलग थलग भी। अगर ललित सच में सिर्फ माध्यम था, तो सवाल ये भी उठता है कि किसी ने उसे इलाज क्यों नहीं दिलवाया? इसका जवाब है, हमारे समाज में मानसिक बीमारी को आज भी कमजोरी या पागलपन माना जाता है। परिवार ने इसे आध्यात्मिक अनुभव समझा और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। जो चीज डॉक्टर समझ सकते थे, उसे भगवान पर छोड़ दिया गया। अंत में ललित को सिर्फ मास्टरमाइंड या सिर्फ माध्यम कहना आसान है, लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। वो एक ऐसा इंसान था जो खुद टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन ने उसे दूसरों पर हावी होने की ताकत दे दी। उसने खुद को नहीं बचाया और पूरे परिवार को भी नहीं बचा पाया। बुराड़ी केस हमें यह सिखाता है कि जब एक इंसान को बिना सवाल किए मान लिया जाता है, चाहे वो परिवार का ही क्यों न हो, तब नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। ललित न तो सिर्फ राक्षस था, नहीं पूरी तरह पीड़ित। वो एक चेतावनी था कि अंधी आस्था और अनदेखी मानसिक बीमारी मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। अगर बुराड़ी केस में वो डायरिया कभी नहीं मिलती, तो ये मामला आज भारत के सबसे उलझे हुए और खतरनाक मर्डर मिस्ट्री केसों में गिना जाता। पुलिस जब पहली बार उस घर में दाखिल हुई थी, तब जो दृश्य सामने आया, वो किसी भी जांच अधिकारी के लिए सीधा साधा आत्महत्या का मामला बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक ही कमरे में 11 लोग, सभी की आंखों पर पट्टी, मुंह ढका हुआ, हाथ पीछे बंधे हुए और एक जैसी दूरी पर लटके हुए शव। ये सब कुछ इतना व्यवस्थित था कि पहली नजर में ही शक पैदा हो गया था। डायरी न होने की स्थिति में पुलिस का पहला फोकस बाहरी व्यक्ति पर जाता, क्योंकि इतने लोगों का एक साथ आत्महत्या करना, वो भी बिना किसी सुसाइड नोट के, अपने आप में अविश्वसनीय था। जांच अधिकारी ये मानकर चलते कि या तो किसी ने पूरे परिवार को मारकर आत्महत्या जैसा सीन बनाया है, या फिर किसी गैंग ने इसे अंजाम दिया है। घर का दरवाजा अंदर से बंद होना भी पूरी तरह सवालों के घेरे में आता,
क्योंकि तकनीकी रूप से ऐसा सीन बनाना संभव है। फॉरेंसिक टीम जब शवों की जांच करती तो उन्हें यह साफ दिखता कि सभी की मौत एक ही समय के आसपास हुई है। गले पर निशान, रस्सियों की गांठें, स्टूल की पोजीशन, सब कुछ एक पैटर्न में था। डायरी न होने पर यह पैटर्न किसी धार्मिक रिचुअल से ज्यादा एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन जैसा लगता। पुलिस इस एंगल पर जाती कि क्या किसी ने पूरे परिवार को किसी विश्वास या डर के जरिए कंट्रोल किया और फिर उन्हें मार दिया। ललित इस स्थिति में सबसे बड़ा संदिग्ध बनता, लेकिन बिल्कुल अलग वजह से। डायरी न मिलने पर उसे मानसिक माध्यम नहीं, बल्कि संभावित मास्टरमाइंड या आखिरी जिंदा इंसान मानकर देखा जाता, क्योंकि परिवार में वही सबसे एक्टिव था, वही बाहर आता जाता था और वही पूरे घर के फैसले लेता था। पुलिस ये जांच करती कि क्या ललित ने किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से ये सब करवाया और फिर खुद भी मर गया ताकि सच्चाई सामने न आए। पुलिस परिवार के अंदरूनी रिश्तों को भी गहराई से खंगालती। कौन किससे नाराज था, किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम थी, हाल में कोई झगड़ा हुआ या नहीं। बिना डायरी के केस पूरी तरह फैमिली मर्डर प्लस सुसाइड की दिशा में बढ़ता। खासकर बुजुर्ग महिला की मौत पर सवाल उठते, क्योंकि उनका लटकना बाकी लोगों से अलग था। इससे ये शक और गहरा होता कि शायद सबकी मौत एक जैसी नहीं थी। धार्मिक एंगल भी आता, लेकिन बहुत अलग रूप में। पुलिस ये मानती कि परिवार किसी कट्टरपंथ या तांत्रिक के प्रभाव में था, जिसने उन्हें किसी अनुष्ठान के नाम पर फंसा लिया। जांच उन बाबाओं, तांत्रिकों और गुरुओं तक जाती जिनसे परिवार का संपर्क रहा हो। आसपास के मंदिर, आश्रम और धार्मिक समूहों की गहन जांच होती। डायरी के बिना अंधविश्वास शब्द तो आता, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाती। मीडिया इस केस को भारत का सबसे बड़ा रिचुअल मर्डर घोषित कर देता। टीवी डिबेट्स में सवाल उठते कि क्या किसी बाबा ने पूरे परिवार को बलि चढ़ाने को कहा था। सोशल मीडिया पर साजिशों की बाढ़ आ जाती। कोई इसे ब्लैक मैजिक बताता, कोई सीरियल किलर थ्योरी देता, तो कोई प्रॉपर्टी विवाद। डायरी न होने पर कोई भी थ्योरी पूरी तरह गलत साबित नहीं की जा सकती थी। सबसे अहम बात यह कि बिना डायरी के पुलिस कभी यह साबित नहीं कर पाती कि सभी लोग अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे थे। हाथ बंधे होना, मुंह ढका होना, आंखों पर पट्टी, ये सब कानून की नजर में कंसेंट के खिलाफ जाते हैं। केस अदालत में जाता और सालों तक चलता। शायद आज भी ये मामला अनसुलझा होता, ठीक वैसे ही जैसे कई पुराने मर्डर मिस्ट्री आज तक फाइलों में बंद है। डायरी ने पुलिस को एक कहानी दी, एक संदर्भ दिया, एक वजह दी। लेकिन अगर वो कहानी कभी सामने नहीं आती तो बुराड़ी सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि भारत का सबसे डरावना अनसुलझा रहस्य बन जाता। तब हम ये नहीं पूछते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि ये पूछते कि उनके साथ ऐसा किसने किया। और शायद यही सबसे डरावनी बात है कि सच्चाई और भ्रम के बीच की एक पतली सी लाइन कुछ पन्नों की वजह से तय हो गई। अगर बुराड़ी केस की डायरी को हम सबूत नहीं बल्कि एक कहानी मान ले तो पूरी जांच की दिशा ही बदल जाती है। तब डायरी सच का दस्तावेज नहीं रहती, बल्कि उस सच को ढकने वाला पर्दा बन जाती है। सवाल उठता है कि क्या यह डायरी वाकई घटना से पहले लिखी गई थी, या फिर किसी मानसिक प्रक्रिया के दौरान बाद में गढ़ी गई एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसे सच्चाई का रूप दे दिया गया। डायरी में जो भाषा है वो किसी सामान्य इंसान की रोजमर्रा की लिखावट जैसी नहीं लगती। उसमें भावनाएं कम हैं, आदेश ज्यादा है। उसमें डर नहीं है, दर्द नहीं है। मौत का जिक्र भी एक साधारण प्रक्रिया की तरह किया गया है। अगर कोई इंसान जानता हो कि वो मरने जा रहा है तो उसकी लिखावट में उलझन, सवाल, पछतावा या भावनात्मक टूटन दिखती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये डायरी किसी अनुभव की नहीं, बल्कि किसी योजना की तरह लगती है। अब मान लो कि ये डायरी एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो परिवार को नहीं बल्कि जांच एजेंसियों को सुनाई जानी थी। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करे कि सब कुछ सहमति से हुआ, सबको पता था कि क्या होने वाला है।
और किसी ने किसी पर जोर नहीं डाला। अगर डायरी को इस नजर से देखा जाए तो वो अचानक पुलिस के लिए बहुत सुविधाजनक बन जाती है। एक मुश्किल केस एक आसान निष्कर्ष में बदल जाता है। डायरी की टाइमलाइन भी सवाल पैदा करती है। कुछ पन्ने बहुत विस्तार से लिखे गए हैं, कुछ जगह अचानक बातें कटी हुई लगती है। कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे लिखने वाला जानता हो कि कोई और इसे पढ़ेगा। सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, ये मोक्ष का रास्ता है। ये वाक्य परिवार से ज्यादा किसी बाहरी पाठक को आश्वस्त करने जैसे लगते हैं, जैसे कोई पहले से तय कर रहा हो कि बाद में क्या निष्कर्ष निकाला जाए। अगर डायरी कहानी थी तो फिर ये कहानी किसके लिए थी? पुलिस के लिए, समाज के लिए, या खुद ललित के दिमाग के लिए? कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब इंसान अपने किए को सही ठहराना चाहता है तो वो एक नैरेटिव बनाता है, एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद अपराधी नहीं बल्कि माध्यम बन जाता है। डायरी इस नैरेटिव का हिस्सा हो सकती है, एक आत्मसफाई जो शब्दों में लिख दी गई। इस एंगल से देखने पर डायरी सच बताने का माध्यम नहीं बल्कि सच्चाई को नियंत्रित करने का औजार बन जाती है। पुलिस ने जब इसे मुख्य सबूत माना तो उन्होंने अनजाने में उसी कहानी को सच मान लिया जो शायद बनाई गई थी। बाकी सबूत जैसे बॉडी लैंग्वेज, कमरे की बनावट, परिवार के कुछ सदस्यों के अलग अलग तरीके से मरने के संकेत धीरे धीरे पीछे छूट गए। अगर डायरी न होती तो पुलिस को हर मौत को अलग अलग देखना पड़ता, लेकिन डायरी ने सबको एक ही फ्रेम में बंद कर दिया। ये सब एक ही सोच के तहत हुआ। यही लाइन पूरे केस की नींव बन गई। अगर ये नींव खुद कहानी पर टिकी हो तो ऊपर खड़ा पूरा सच हिलने लगता है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर डायरी कहानी थी तो वो कहानी इतनी मजबूत थी कि उसने 11 मौतों को एक ही कारण में समेट दिया। समाज ने भी इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि कहानी में डर था, रहस्य था और एक साफ जवाब था। इंसान को अक्सर सच से ज्यादा कहानी चाहिए होती है और बुराड़ी में शायद वही हुआ। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कि डायरी ने हमें सवाल पूछने से रोक दिया। उसने हमें यह सोचने का मौका नहीं दिया कि क्या हर सदस्य वाकई सहमत था, क्या किसी ने आखिरी पल में विरोध किया, क्या किसी को बचाया जा सकता था। कहानी ने सच्चाई को पूरा समझने से पहले ही खत्म कर दिया। अगर डायरी सच नहीं बल्कि कहानी थी तो बुराड़ी केस एक समाधान नहीं बल्कि एक अधूरा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हमें याद दिलाता है कि हर लिखी हुई बात सच नहीं होती और हर कहानी का अंत सच्चाई नहीं होता। और शायद यही बुराड़ी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमने कहानी को समझ लिया लेकिन इंसानों को नहीं। अगर बुराड़ी केस की डायरी ने सच में किसी असली अपराधी को छुपा दिया हो तो ये सिर्फ एक परिवार की मौत की कहानी नहीं रह जाती बल्कि जांच प्रणाली पर लगा सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। डायरी मिलते ही पुलिस को एक तैयार जवाब मिल गया। ये सामूहिक आत्महत्या थी, एक मानसिक और धार्मिक भ्रम का नतीजा। लेकिन यही तैयार जवाब शायद उस दरवाजे को बंद कर गया जिसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हो सकती थी। डायरी सामने आने से पहले घटनास्थल खुद कुछ और कहानी कह रहा था। 11 लोगों के हाथ बंधे थे, आंखों पर पट्टी थी, मुंह ढका हुआ था। आत्महत्या के मामलों में ऐसा दृश्य बहुत दुर्लभ होता है। इंसान मरने से पहले खुद को इस तरह बांधने से डरता है, हिचकता है। लेकिन डायरी ने इस डर को भी एक धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया। उसने हर असामान्य चीज को आस्था के नाम पर सामान्य कर दिया। अगर डायरी न होती तो पुलिस को यह मानना पड़ता कि किसी ने परिवार को मजबूर किया, लेकिन डायरी ने यह साबित करने में मदद की कि सब कुछ सहमति से हुआ। यही वो बिंदु है जहां शक पैदा होता है। क्या डायरी ने सच में सहमति दिखाई या फिर सहमति का भ्रम पैदा किया? अगर कोई अपराधी ये चाहता कि मामला हत्या न लगे तो सबसे सही तरीका यही होता, एक ऐसी कहानी छोड़ देना जो हर सवाल का जवाब दे दे। अब सोचो, अगर कोई तीसरा व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था, कोई ऐसा इंसान
जिसने ललित की मानसिक स्थिति को समझा, उसे दिशा दी और पूरे परिवार को धीरे धीरे एक निष्कर्ष की ओर धकेला। डायरी उस व्यक्ति के लिए एक ढाल बन सकती थी, क्योंकि जब जांच का आधार ही डायरी बन जाए तो किसी और को खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डायरी में कहीं भी किसी बाहरी व्यक्ति का जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई शक नहीं, कोई खतरा नहीं। ये अजीब है, क्योंकि अगर परिवार किसी प्रभाव में था तो उस प्रभाव का स्रोत कहीं न कहीं दिखना चाहिए था, लेकिन यहां स्रोत को पूरी तरह अदृश्य बना दिया गया। सब कुछ अंदरूनी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में पेश किया गया। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है डायरी का टोन। ये डायरी डर से नहीं बल्कि नियंत्रण से लिखी गई लगती है। इसमें बार बार अनुशासन, नियम और पालन की बात आती है। अगर ये सिर्फ मानसिक भ्रम होता तो भाषा बिखरी हुई होती, लेकिन यहां भाषा साफ है, लगातार है और उद्देश्यपूर्ण है। ये सवाल उठता है कि क्या कोई इस भाषा को दिशा दे रहा था? अगर डायरी ने असली अपराधी को छुपाया तो वो अपराधी सिर्फ इंसान नहीं हो सकता, वो एक सिस्टम भी हो सकता है। परिवार का सामाजिक अलगाव, पड़ोसियों का चुप रहना, रिश्तेदारों का दूरी बनाना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कुछ भी गलत होने पर भी समय रहते सवाल नहीं उठते। डायरी ने इस पूरे सिस्टम की विफलता को भी ढक दिया। पुलिस ने जब डायरी को मुख्य सबूत माना तो उन्होंने शायद अनजाने में बाकी संकेतों को कमजोर कर दिया, जैसे बुजुर्ग महिला की अलग स्थिति, कुछ सदस्यों के पैरों का जमीन से छूना, कुछ का पूरी तरह लटकना। अगर हर मौत को अलग अलग देखा जाता तो शायद कहानी इतनी सीधी नहीं रहती। सबसे डरावनी कल्पना यह है कि अगर डायरी जानबूझकर छोड़ी गई थी तो वो अपने काम में पूरी तरह सफल रही। उसने केस को जल्दी बंद करवा दिया, समाज को एक जवाब दे दिया और शायद किसी और की भूमिका को हमेशा के लिए अंधेरे में छोड़ दिया। आज जब हम पूछते हैं कि क्या डायरी ने असली अपराधी को छुपा दिया, तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या हम सच में किसी और जवाब को सुनना चाहते थे? क्योंकि सच अक्सर कहानी से ज्यादा डरावना होता है, और बुराड़ी केस में हो सकता है कि असली रहस्य उन पन्नों में नहीं बल्कि उन सवालों में हो जिन्हें हमने डायरी मिलते ही पूछना बंद कर दिया। अगर बुराड़ी केस की डायरी के कुछ पन्ने जानबूझकर गायब किए गए हों तो ये पूरा मामला एक नई और कहीं ज्यादा डरावनी दिशा में चला जाता है। तब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि परिवार ने ऐसा क्यों किया, बल्कि ये बन जाता है कि हमें क्या नहीं बताया गया। क्योंकि किसी भी डायरी का सबसे खतरनाक हिस्सा वो होता है जो हमारे सामने नहीं होता। डायरी जब पुलिस को मिली तब उसे एक पूरा सच मान लिया गया, लेकिन क्या किसी ने ये जांचा कि ये डायरी पूरी थी या अधूरी? क्या यह संभव है कि जो पन्ने मिले वही जानबूझकर छोड़े गए हों और जो सबसे जरूरी थे वही गायब कर दिए गए हों? अगर ऐसा है तो जो कहानी हमें सुनाई गई वो शायद अधूरी ही नहीं बल्कि चुनकर बनाई गई कहानी हो सकती है। मान लो कि डायरी के शुरुआती पन्नों में किसी बाहरी व्यक्ति का जिक्र था, किसी ऐसे इंसान का जो ललित की सोच को दिशा दे रहा था, किसी गुरु, तांत्रिक या ऐसे व्यक्ति का जो खुद सामने नहीं आना चाहता था। अगर ऐसे पन्ने मौजूद थे और उन्हें हटा दिया गया तो पूरा दोष परिवार के अंदर ही सिमट कर रह गया। बाहर की भूमिका हमेशा के लिए मिट गई। ये भी हो सकता है कि गायब पन्नों में शक, डर या विरोध के संकेत हो। शायद किसी सदस्य ने लिखा हो कि उसे ये सब सही नहीं लग रहा। शायद किसी ने आखिरी दिनों में सवाल उठाए हों। अगर ऐसे पन्ने सामने आते तो सामूहिक सहमति की थ्योरी अपने आप टूट जाती। इसलिए अगर कोई ये चाहता कि केस आत्महत्या जैसा लगे तो सबसे पहले वो पन्ने हटाए जाते जो संदेह पैदा करते। डायरी की भाषा पर ध्यान दो। जो पन्ने मिले उनमें भावनाओं की कमी है, लेकिन क्या यह संभव है कि भावनाओं वाले पन्ने ही गायब हों? क्योंकि इंसान जब रोज कुछ लिखता है तो वो सिर्फ आदेश नहीं लिखता, वो डर, उलझन और भ्रम भी लिखता है। अगर वो हिस्सा गायब है तो हमें इंसान नहीं, सिर्फ नियम दिखाई देते हैं।
अब सवाल उठता है, पन्ने हटाने की जरूरत किसे पड़ती? परिवार के किसी सदस्य को, किसी बाहरी व्यक्ति को, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जांच एक ही दिशा में जाए? डायरी मिलने से पहले घर कई लोगों के संपर्क में आ चुका था। रिश्तेदार, पड़ोसी, पुलिस, मीडिया। अगर किसी एक ने भी डायरी को छूने का मौका पाया तो कुछ भी हटाया जा सकता था। अगर पन्ने गायब किए गए तो यह भी संभव है कि डायरी की टाइमलाइन से छेड़छाड़ हुई हो। कुछ घटनाओं को पहले दिखाया गया हो, कुछ को बाद में। इससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि सब कुछ एक तय योजना के तहत हुआ, जबकि असल में शायद आखिरी दिनों में हालात बिगड़े हों, जल्दबाजी हुई हो और डर ने जगह ले ली हो। पुलिस ने डायरी को एक स्थिर दस्तावेज की तरह देखा, लेकिन शायद वो एक बदली हुई चीज थी। अगर कुछ पन्ने नहीं थे तो पुलिस ने अधूरी तस्वीर को पूरा मान लिया, और अधूरी तस्वीर सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वो सवाल नहीं उठने देती। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर पन्ने जानबूझकर गायब किए गए तो वो सिर्फ सबूत नहीं थे, वो चेतावनियां थी। चेतावनियां कि कुछ गलत हो रहा है, कि कोई कंट्रोल से बाहर जा रहा है, कि किसी को रोका जाना चाहिए। और उन चेतावनियों के गायब होते ही केस एक समझी हुई कहानी बन गया। आज जब हम बुराड़ी को याद करते हैं तो हम वही पढ़ते हैं जो हमें दिखाया गया। लेकिन अगर कुछ पन्ने कभी हमारे सामने आ ही नहीं तो सच अभी भी कहीं अधूरा पड़ा है। शायद किसी अलमारी में नहीं, बल्कि हमारी सोच के अंधेरे कोनों में। और यही इस केस का सबसे डरावना पहलू है कि जो लिखा गया वो शायद पूरा सच नहीं था, और जो सच था वो शायद कभी लिखा ही नहीं जाने दिया गया। अगर बुराड़ी को सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी मान लिया जाए तो शायद हम उसकी सबसे खतरनाक परत को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर इसे एक प्रयोग की तरह देखा जाए तो तस्वीर बदलने लगती है। सवाल उठता है कि यह प्रयोग किसका था, आस्था का या नियंत्रण का, या फिर आस्था के नाम पर नियंत्रण का। आस्था इंसान को सहारा देती है, लेकिन जब वही आस्था सवाल पूछने से रोक दे तब वो धीरे धीरे प्रयोग बन जाती है। बुराड़ी परिवार में यही हुआ। शुरुआत में नियम छोटे थे, कब उठना है, कब पूजा करनी है, क्या पहनना है, ये सब सामान्य धार्मिक अनुशासन जैसे लगते हैं। लेकिन समय के साथ नियम बढ़ते गए, कड़े होते गए और परिवार के निजी फैसलों तक पहुंच गए। यही वो बिंदु है जहां आस्था रुकती है और नियंत्रण शुरू होता है। अगर इसे प्रयोग माने तो पहला चरण था विश्वास बनाना। परिवार को यह यकीन दिलाया गया कि जो निर्देश मिल रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए है। हर बार जब कोई नियम माना गया और कोई छोटी समस्या हल हुई तो विश्वास और गहरा होता गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी प्रयोग में पहले आसान स्टेप्स दिए जाते हैं ताकि विषय विरोध न करे। दूसरा चरण था निर्भरता। परिवार ने धीरे धीरे अपने फैसले खुद लेने बंद कर दिए। व्यापार से लेकर शादी तक हर चीज के लिए निर्देश जरूरी हो गए। जब इंसान अपने निर्णय की क्षमता छोड़ देता है तो वो नियंत्रण में आ जाता है। उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन असल में वो दिशा खो चुका होता है। तीसरा और सबसे खतरनाक चरण था डर का निर्माण। डर ये नहीं कि कुछ बुरा होगा, बल्कि डर ये कि अगर नियम तोड़े गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये डर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर काम करता है। परिवार के सदस्य शायद सवाल करना चाहते थे, लेकिन डर ने उन्हें चुप रखा। यही किसी भी नियंत्रण आधारित प्रयोग की सफलता होती है, जब विषय खुद को नियंत्रित समझने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब अपने आप हुआ या किसी ने इसे दिशा दी? अगर यह सिर्फ आस्था होती तो उसमें लचीलापन होता, लेकिन यहां लचीलापन नहीं था, सिर्फ पालन था। अगर यह सिर्फ धार्मिक विश्वास होता तो उसमें व्यक्तिगत भावनाओं की जगह होती, लेकिन यहां भावनाएं गायब थी, सिर्फ आदेश थे। यही संकेत देता है कि यह आस्था से ज्यादा नियंत्रण की प्रक्रिया थी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बुराड़ी एक लिविंग एक्सपेरिमेंट बन गया था, जहां देखा जा रहा था कि इंसान
कितनी दूर तक बिना सवाल किए मान सकता है, कितनी हद तक वो अपनी पहचान, अपनी इच्छा और अंत में अपनी जिंदगी भी किसी नियम के हवाले कर सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह प्रयोग सफल रहा। अगर इसे आस्था का प्रयोग माने तो नतीजा डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि आस्था बिना सवाल के इंसान को खत्म कर सकती है। और अगर इसे नियंत्रण का प्रयोग माने तो नतीजा उससे भी डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी को शारीरिक जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ विश्वास और डर काफी था। बुराड़ी हमें यह नहीं सिखाता कि धर्म खतरनाक है, वो हमें यह सिखाता है कि बिना सवाल की आस्था खतरनाक है। वो हमें दिखाता है कि नियंत्रण हमेशा जंजीरों से नहीं आता, कभी कभी वो पूजा, अनुशासन और सब ठीक हो जाएगा जैसे शब्दों में छुपा होता है। शायद बुराड़ी किसी एक इंसान का अपराध नहीं था, शायद वो एक प्रक्रिया थी जो सालों तक चली, एक ऐसा प्रयोग जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इंसान से उसका विवेक छीना गया, और जब आखिरी दिन आया तो विरोध करने की ताकत ही नहीं बची थी। अगर बुराड़ी एक प्रयोग था तो वो खत्म नहीं हुआ, वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है, हर उस जगह जहां सवाल करना गुनाह माना जाता है और मान लेना पुण्य। फर्क सिर्फ इतना है कि बुराड़ी में उसका अंत दिख गया, और यही वजह है कि बुराड़ी सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है। बुराड़ी की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां किसी घर के दरवाजे पर बंद होकर खत्म नहीं होती। वो हमारे समाज में फैल जाती है, हमारी सोच में बैठ जाती है और हमें चुपचाप आईना दिखाती रहती है। बुराड़ी भी ऐसी ही कहानी है। 11 लोगों की मौत ने हमें झकझोर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि हमने इसे कितनी जल्दी समझ लिया, मान लिया। हमने कहा यह अंधविश्वास था, हमने कहा यह मानसिक बीमारी थी, हमने कहा यह एक परिवार की निजी त्रासदी थी, और ऐसा कहकर हमने खुद को सुरक्षित महसूस कराया, क्योंकि अगर यह सिर्फ उनका मामला था तो हमें खुद को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर बुराड़ी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी तो, अगर वो एक चेतावनी थी तो, अगर वो ये बताने आया था कि कैसे धीरे धीरे बिना शोर किए इंसान से उसका विवेक छीना जा सकता है। बुराड़ी में किसी ने चाकू नहीं चलाया, किसी ने एक गोली नहीं मारी, वहां न कोई खून फैला, न कोई चीख सुनाई दी। और यही इसे और डरावना बनाता है, क्योंकि यहां मौत जबरदस्ती नहीं आई, उसे स्वीकार किया गया, या शायद स्वीकार करना सिखाया गया। आस्था अगर सवालों के साथ हो तो सहारा बनती है, लेकिन जब आस्था सवालों को मार दे तो वही हथियार बन जाती है। नियंत्रण हमेशा ताले और जंजीरों से नहीं आता, कभी कभी वो भरोसे में आता है, कभी डर में, कभी सब ठीक हो जाएगा जैसे मासूम वाक्य में। बुराड़ी हमें ये नहीं बताता कि कौन दोषी था, वो हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि कब किसी को रोका जा सकता था और क्यों नहीं रोका गया। शायद पड़ोस में, शायद रिश्तेदारों में, शायद समाज में, या शायद उस एक पल में जब सवाल पूछना अभी भी संभव था। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि 11 लोग मर गए, सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी ने आखिरी वक्त तक नहीं नहीं कहा, या कहा और हम तक वो आवाज पहुंची ही नहीं। बुराड़ी हमें यह सिखाता है कि हर चुप्पी सहमति नहीं होती, हर अनुशासन श्रद्धा नहीं होता, और हर लिखी हुई बात सच नहीं होती। कुछ कहानियां इसलिए लिखी जाती है ताकि सच छुप जाए, और कुछ मौतें इसलिए होती है ताकि हम जाग जाए। सवाल यह है, क्या हम जागे, या फिर बुराड़ी को भी हमने एक और डरावनी कहानी समझकर बंद कर दिया? क्योंकि अगर ऐसा है तो बुराड़ी खत्म नहीं हुआ, वो बस जगह बदल रहा है, और शायद यही सबसे डरावनी सच्चाई है। धन्यवाद।